पीएम ने अमूल डेयरी के ऑटोमेटिक प्लांट का किया उद्घाटन। अहमदाबाद में कहा 8वें नंबर की ये डेयरी दुनिया की नंबर 1 डेयरी बनेगी। केजरीवाल को ईडी का 7वां समन 26 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। अब तक एक बार भी नहीं आए दिल्ली से। अब हेमंत सोरेन की बढ़ सकती है न्यायिक हिरासत। 13 दिनों की पूछताछ के बाद भेजे गए थे जेल। लैंड स्कैम में ईडी ने किया गिरफ्तार। अंतिम दौर में कांग्रेस आप गठबंधन पर बातचीत। 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है आप। 3 सीटों पर उतार सकती है कांग्रेस उम्मीदवार। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए 19,000 करोड़ के मेगा सौदे को मिली मंजूरी। उत्तर भारत को एक बार फिर हिट करने जा रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ। 24 से 27 फरवरी तक बदलेगा मौसम का मिजाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले सीधे आपको लेकर चलते हैं गोरखपुर। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। रामलला की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम भी आता है। 200 किलोमीटर की दूरी पर यहां से बाबा विश्वनाथ का धाम, काशी की पावन नगरी आती है। अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही विख्यात रहा है और आज भारत की माननीय और यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के इनकम टैक्स के इस मुख्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में गोरखपुर में आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देश के विकास की धुरी हमारा वित्त मंत्रालय होता है और इससे पहले जब रक्षा मंत्री के रूप में वे देश की रक्षा मंत्री का दायित्व का निर्वहन कर रही थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, तो देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा हुई थी और उस समय उन्होंने एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को दिया था। उन्हीं के सुझाव पर मैंने अपना प्रस्ताव भेजा था जिसे प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया और अंततः उत्तर प्रदेश के 6 नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के रूप में विकसित हो रहे हैं, जिनमें काफी बड़ा निवेश भी आया है और भारत की सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल रही है। उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है। लगभग 600 किलोमीटर के इस एक्सप्रेस हाईवे के लिए जब जीएसटी काउंसिल की बैठक में आप लखनऊ में पधारी थी तो उस समय आपने बैंकों को इसके लिए तैयार किया था कि वे इसके लिए फाइनेंस करें और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रयागराज कुंभ अगले वर्ष आने जा रहा है। उससे पूर्व हमारा प्रयास है कि हम गंगा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित कर सकें। प्रदेश और देश के विकास के लिए आपकी एक सकारात्मक दृष्टि अभिनंदनीय है और मैं इस अवसर पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं भारत आज दुनिया के अंदर एक बहुत तेजी के साथ उभरती हुई एक नई अर्थव्यवस्था है और किसी देश के लिए इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि जब वह अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो तब वह उस देश को इस मामले में पीछे धकेल रहा है जिस देश ने लगभग 200 वर्षों तक उस पर शासन किया हो। ब्रिटेन 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तब ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना और हमें विश्वास है
कि प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देश के अंदर इनकम टैक्स के द्वारा अपने टैक्स पेयर के लिए जो 7 हब निर्मित किए जा रहे हैं, उनमें से एक गोरखपुर भी बनाया जा रहा है, जिसमें इनकम टैक्स के जो टैक्स पेयर हैं, जो आयकर दाता हैं, उनकी काउंसलिंग के लिए, उनकी किसी भी प्रकार की असुविधा को दूर करने के लिए मैं हृदय से प्रधानमंत्री जी का भी और माननीय वित्त मंत्री जी का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ देश की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपनी जीडीपी को दोगुना करने में सफलता प्राप्त की है, तो प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। तो गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन पा रहे थे। आयकर भवन का लोकार्पण किया, वित्त मंत्री भी इस बीच मौजूद रहे और जल्द से जल्द गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात राष्ट्र को मिलेगी, इस बात का भी जिक्र करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, एक बार फिर से रुक करते हैं गोरखपुर का। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जिससे एक टैक्स पेयर को भी सुविधा हो और साथ साथ हम लोग जो पैसा सरकार का है, क्योंकि यही पैसा जब टैक्स के रूप में कलेक्ट होता है, चाहे वह इनकम टैक्स के रूप में हो, चाहे वह जीएसटी के रूप में हो, चाहे किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष टैक्स के रूप में जो भी पैसा आएगा, यही देश के विकास में आगे बढ़ पाएगा और देश की इकोनॉमी को या ग्रोथ करेगा, आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। और हम सबको इस दिशा में पूरे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। बेहतरीन समन्वय के माध्यम से, संवाद बना करके इन कार्यक्रमों को अगर हम आगे बढ़ा पाएंगे तो तेजी के साथ यह देश दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 देश के प्रत्येक नागरिक को एक लक्ष्य के रूप में दिया है। यह देश जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा 2047 में, उस समय कैसा भारत हमें चाहिए? एक विकसित भारत। विकसित भारत हम सबका संकल्प होना चाहिए। विकसित भारत का संकल्प का मतलब सबसे बड़ी भूमिका होगी नागरिक कर्तव्य की। एक नागरिक के रूप में हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कितनी ईमानदारी के साथ कर पा रहे हैं, और नागरिक कर्तव्य किस रूप में? उसका रूप वही है कि मेरा जो कुछ भी है इस देश के लिए है, इस समाज के लिए है। देश को हम भी अपने स्तर पर कुछ योगदान दे पाएंगे। एक सामान्य टैक्स पेयर उस रूप में योगदान दे सकता है, एक नागरिक अपने रूप में उसका योगदान दे सकता है, एक व्यापारी अपने रूप में उसका योगदान दे सकता है, अधिवक्ता अपने क्षेत्र में इसमें योगदान दे सकता है। अलग अलग फील्ड का व्यक्ति अगर ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, तो हम राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान में हम सब का भी योगदान होगा। और आज प्रदेश के अंदर बैंकों ने जिस तेजी के साथ लोगों के साथ सहभागी बनाकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है, चेंज आया है, परिवर्तन, बहुत परिवर्तन आया है। आज तो बड़े पैमाने पे कोई भी नौजवान जाता है, बैंक उसके लिए सदैव खड़ा रहता है। हाँ, औपचारिकता तो हमें पूरा करना पड़ेगा और उन औपचारिकताओं को पूरा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ने जिस तरीके से प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया है, एक बड़ा क्रांतिकारी अभियान है। चाहे वह जनधन की योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, जीवन ज्योति बीमा योजना हो, जीवन सुरक्षा बीमा योजना हो, पीएम मुद्रा योजना हो, पीएम स्वनिधि योजना हो। एक स्ट्रीट वेंडर के लिए कोई पूछता नहीं था, आज उस स्ट्रीट वेंडर को भी स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के लिए वीसी सखी के माध्यम से गांव-गांव में बैंक की आउटलेट खोलने और बैंकिंग सेवा प्रदान करने में मदद मिल गई। बड़े पैमाने पर वे लोग इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं और मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार का योगदान, वित्त मंत्रालय का योगदान इस दिशा में पूरे सकारात्मक रूप से प्रदेश शासन को प्राप्त होता है, जिससे उत्तर प्रदेश
देश की एक बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन में उपस्थित होकर के इसको एक नई ऊंचाइयां प्रदान की है। मुझे याद है जब पहली बार हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर समिट की बात कही थी, तब मेरे सहयोगी बोलते थे कि हम प्रदेश के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करवाएंगे। तो विकसित भारत संकल्प का जिक्र करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं गोरखपुर का। और इस अवसर पर अगर आप देखेंगे कि पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 62 से 65 लाख श्रद्धालु अयोध्या धाम में पधारे हैं। आप सोच सकते हैं। मैंने वहां के व्यापारियों से पूछा, मैंने कहा क्या इसका बिजनेस पे असर पड़ा? क्योंकि हम जब वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को चौड़ा कर रहे थे, सड़कों को चौड़ा कर रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे। मैं समझा रहा था उनको, मैंने कहा देखो, जिसकी दुकान जाएगी उसको दुकान देंगे, जिसका मकान जाएगा उसको मकान देंगे, जिसको ये दोनों नहीं चाहिए उसको पूरा कंपनसेशन भी देंगे। 3-4 राउंड की बातचीत मुझे स्वयं करनी पड़ी थी। उस समय लोगों को लगता था कि या तो एक काम पूरा नहीं होगा या मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने कहा देखो भाई, हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम तो प्रभु राम को अपना आदर्श मानते हैं और हमारा यही मानना है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब एक बार बोल दिया तो उसको हर हाल में लागू करेंगे, चिंता मत करिए, जरूर होगा। सभी का पुनर्वास किया गया, हर एक को दुकान दी गई और परिणाम क्या है? आज जब मैं 1 सप्ताह के अंदर ही गया था, प्रभु रामलला के विराजमान होने के 1 सप्ताह के अंदर अयोध्या गया था, तब मैंने वहां के उद्यमी और व्यापारियों से पूछा कुछ लाभ हुआ? उन्होंने कहा साहब, बिजनेस हमारा 30 से 50 गुना बढ़ गया है। और केवल ये तो व्यवसाय की मैं बात कर रहा हूं, होटल वालों के साथ बैठक करवानी पड़ी मुझे कि भाई रेट ज्यादा मत बढ़ाइए अब, क्योंकि 1,80,000 रुपए तक रूम के रेट जा रहे थे। हमने कहा भी कम करो भाई, और फिर उसको कुछ को हम लोगों को लेना भी पड़ा फिर कि नहीं भाई इससे ज्यादा रेट नहीं होगा, कैप करना पड़ा था। टैक्सी सेवा, और केवल अयोध्या में नहीं, आप लखनऊ जाइए, किसी भी होटल में रूम नहीं मिलेंगे, वाराणसी में नहीं मिलेंगे, प्रयागराज में नहीं मिलेंगे, गोरखपुर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब पैक हैं। कहां? अयोध्या जाने के लिए। कितना परिवर्तन होता है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रयास प्रारंभ किया, आज रिजल्ट हम सबके सामने है। आस्था भी और आजीविका भी इसी को कहते हैं, और यह कार्य हम सबको मिलकर के आगे बढ़ाना होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह गोरखपुर मुख्यालय है। 20 जनपद इनकम टैक्स के इस मुख्यालय से यहां से संचालित होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि टैक्स पेयर और इनकम टैक्स दोनों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से हम हर एक टैक्स पेयर को टैक्स देने के लिए स्वतः स्फूर्त भाव के साथ तैयार कर पाएंगे। ये केवल इनकम टैक्स की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की भी नागरिक दायित्व होना चाहिए कि हम भी लोगों को इसके लिए तैयार करें। हर समाज का हर व्यक्ति, हर नागरिक को तैयार करें कि ये हमारी राष्ट्रीय ड्यूटी बनती है। हम दें तभी देश का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तब और अच्छा होगा। अगर उत्तर प्रदेश में हमारे पास पैसा नहीं होता तो क्या हम उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाते, एक्सप्रेस हाईवे दे पाते, एयरपोर्ट दे पाते, ये रामगढ़ ताल का सुंदरीकरण हो पाता, या और कार्य हो पाते? आज पैसा है तो प्रदेश के अंदर हर जनपद में अच्छे कार्य हो रहे हैं। पैसा ही नहीं होता तो भीख मांग मांग करके कब तक आप काम कर पाते? नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग प्रत्येक नागरिक को इसके लिए तैयार करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं इनकम टैक्स के इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यालय के लोकार्पण के अवसर पर माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर आई हैं, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इनकम टैक्स विभाग को इस मुख्यालय के लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह भवन न केवल देश के इनकम टैक्स को संख्या को बढ़ाने में सफल होगा, बल्कि यहां के प्रत्येक टैक्स पेयर को और भी अपने साथ जोड़ करके राष्ट्र निर्माण के इस अभियान के साथ उसे और मजबूती के साथ बढ़ाने का काम करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। इस बीच दिल्ली से खबर सामने आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल को 7वां समन जारी किया गया है और ईडी ने सीएम केजरीवाल को यह 7वां समन भेजा है और सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ भी होगी। सोमवार करीब 26 को ये पूछताछ के लिए 26 तारीख को बुलाया गया है। तो इस बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं या नहीं, ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि लगातार समन जारी किए गए बावजूद इसके दिल्ली के सीएम पेश नहीं हुए। फिलहाल 26 तारीख को पूछताछ होगी। तो एक बार फिर से समन जारी किया गया है। 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 26 तारीख को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम पहुंचेंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक जो 6 समन दिए गए ईडी की तरफ से, फिलहाल अभी तक अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ईडी का शिकंजा लगातार आम आदमी पार्टी बढ़ते आगे। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक के आवास पर सीबीआई की छापेमारी। सीबीआई की छापेमारी पर बोले सतपाल मलिक, 3 से 4 दिनों से बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं। सतपाल का ये बयान, मेरे मकान में सीबीआई के छापे पड़वाए जा रहे हैं, साथ ही मेरे ड्राइवर सहायक के यहाँ भी छापे पड़े हैं और किसान का बेटा हूं, छापों से घबराऊंगा नहीं। तो इस तरीके की बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार सीबीआई और ईडी के निशाने पर आम आदमी पार्टी और मैं किसान भाइयों के साथ हूं। तो फिलहाल छापेमारी को लेकर ये बयान सतपाल का सामने आ रहा है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार इन सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है सत्ता पक्ष पर। ईडी और सीबीआई को लेकर जिस तरीके से लगातार ईडी ने 7वां समन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भेजा है। अब 26 फरवरी को पेश होंगे या नहीं, इस पर भी संदिग्धता बनी हुई है। फिलहाल आपको बता दें, सतपाल के आवास पर भी सीबीआई की छापेमारी। और अगली खबर भी दिल्ली से सामने आ रही है। आप और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा, दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग पर बात बनी है, सहमति बन गई है। 4 सीटों पर आप अब चुनावी मैदान में उतर सकती है, तो 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं चुनावी मैदान पर। तो फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। सक्ती जिले के डबरा जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गोबरा के सरपंच सचिव अपने सक्रियता के लिए हमेशा सुर्खियों में रहे हैं और आए दिन उन पर ग्रामीणों द्वारा विकास कार्य की राशि का दुरुपयोग और फर्जी बिल बनाकर राशि आगमन करने का भी आरोप लगाते रहे हैं। पर सक्ती जिले के वरिष्ठ
जो अधिकारी हैं उनकी मेहरबानी से आज तक कार्रवाई से बचते आ रहे हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत गोबरा के सरपंच और सचिव पर पुनः इस बार फिर से शासकीय राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने ये आरोप लगाए। शिकायत उन्होंने फिर जनपद पंचायत डबरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से की है। मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। वहीं जिले और ब्लॉक के अधिकारियों की मेहरबानी के चलते सरपंच सचिव अभी तक बचते नजर आए और तब से लेकर आज तक उनके द्वारा अपने ग्राम पंचायत गोबरा का विकास कार्य जारी रखा है। सर, हमारे गांव में मेन रोड में ना 5.5 लाख रुपया शौचालय के लिए आया था, है ना, जिसको 3 साल पहले का पैसा को आहरण कर लिया गया है। अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, जिसका शिकायत हम लोग किए तो माने लीपा पोती वाला काम कर रहे हैं और पैसा को 2-3 साल पहले से निकाल के खा लिए और अभी ऐसी थूक पालिश वाला काम हो रहा है। अधिकारी लोग को शिकायत करते हैं तो जाते हैं जांच करने और बुलाते भी नहीं है किसानों को, ग्रामीणों को नहीं बुलाते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, बताते ही नहीं है। चुपचाप जाएंगे, उसको फोन करके बुला लेते हैं, वो आता है, क्या क्या बाइट वाइट करता है, निकल जाते हैं। उसके बाद बताते ही नहीं हम लोगों को। और अभी भी काम चल रहा है, उसका थूक पालिश वाला काम चल रहा है अभी, और 2 से 3 साल पहले का निकाल के खा लिया गया पैसा। तो 8 mm का सरिया लगा है 12 mm के बजाय, और कई ठोक अनियमितता, शटर नहीं लगा है, पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, और जांच में पाया भी गया है। फोटोग्राफी वगैरह किए हैं साहब लोग। अभी तक हमारे गोबरा में अनियमितता पूरा भ्रष्टाचार किया जा रहा है ग्राम पंचायत सरपंच सचिव के द्वारा। उस संबंध में हम लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं और जनपद सीओ से और SDM मैडम को भी दिए हैं। तो अभी जो भ्रष्टाचार चल रहा है हमारे गोबरा में, उस संबंध में हम लोग आवेदन देने आए हैं यहाँ पे। मामला क्या है बताएं? मामला है हमारे गांव में 3 से 4 करोड़ का भ्रष्टाचार दिख रहा है। जैसे कि 8.5 लाख रुपए का हमारे स्कूल से नहर तक जो नाली बनना था, उसमें नाली बना ही नहीं है। 8.5 लाख 9 लाख रुपए का गमन किया गया है। उप स्वास्थ्य केंद्र में जैसे कि वहाँ पे 4 लाख रुपया 3 लाख रुपए बताया जा रहा है, तो वहाँ पे समतीकरण किया गया है, मुरुम डाल के, वो भी नहीं किया गया है। आंगनबाड़ी में 50-50, 60-60 हजार 3-3, 4-4 बार निकाला गया है, हर साल में एक बार, वो भी मरम्मत कार्य नहीं किया गया है। पंचायत भवन जर्जर था, उसका 2-3 लाख रुपए निकाला गया है 60-70 हजार करके, वो भी कार्य किया नहीं गया है। ऐसे बहुत सारा भ्रष्टाचार है जो हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं यहाँ पे। रुक करते हैं पंखाजुर का। खबर पंखाजुर से है। कोयली बेड़ा ब्लॉक के प्राथमिक शाला PV 20 के प्रधानाध्यापक रोज शराब के नशे में स्कूल आते हैं। पढ़ाना तो दूर की बात है, शराब के नशे में वो साथी और शिक्षकों, रसोइयों और को परेशान करते हैं और साथ ही पिटाई भी करता है। प्रधानाध्यापक शराब पीकर पहुंचा तो ग्रामीणों ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद तत्काल शिक्षा विभाग ने मामले की जांच कराई और शराबी प्रधान अध्यापक निलंबित कर दिया गया है। प्रधानाध्यापक सुनीला अकाल 13 सालों से प्राथमिक शाला PV 20 बैकुंठपुर में पदस्थ है और रोज शराब के नशे में विद्यालय पहुंचता था। के लिए बताइए, 1000 बार गांव से बोला गया आपको सुधरने के लिए। आप मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोलते हो आप? मैं बोल रहा हूँ, मैं आज के बाद नहीं आऊंगा। आप तो कितना बार बोले गए आपको? क्या क्या तमाशा क्या है आपका? नहीं, क्या तमाशा है? रुकना। क्या तमाशा क्या है आपका? नहीं ये आप रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रुक करते हैं खबरों का। शक्तिया जिले के डबरा जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गोबरा के सरपंच सचिव अपने सक्रियता के लिए हमेशा सुर्खियों पर रहे हैं। आए दिन ग्रामीणों द्वारा विकास कार्यों की राशि का दुरुपयोग और फर्जी बिल बनाकर राशि गबन करने का आरोप लगाया है। शक्तिया जिले आज तक कार्रवाई से बचते नजर आए। सरपंच और सचिव पर पुनः इस बार शासकीय राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने ये आरोप लगाए। जनपद पंचायत डबरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से शिकायत की गई है और शिकायत पहली बार नहीं हुई। इस ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव की शिकायत लगभग 4 से 5 बार की जा चुकी है और इसके बाद भी जांच टीम भी गठित होती है और जांच टीम गठित होने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। हमारे गांव में मेन रोड में ना 5.5 लाख रुपया शौचालय के लिए आया था, है ना, जिसको 3 साल पहले का पैसा को आहरण कर लिया गया है। अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, जिसका शिकायत हम लोग किए तो माने लीपा पोती वाला काम कर रहे हैं और पैसा को 2-3 साल पहले से निकाल के खा लिए और अभी ऐसी थूक पालिश वाला काम हो रहा है। अधिकारी लोग को शिकायत करते हैं तो जाते हैं जांच करने
और बुलाते भी नहीं है किसानों को, ग्रामीणों को नहीं बुलाते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, बताते ही नहीं है। चुपचाप जाएंगे, उसको फोन करके बुला लेते हैं, वो आता है, क्या क्या बाइट वाइट करता है, निकल जाते हैं उसके बाद। हमारे गोबरा में अनियमितता पूरा भ्रष्टाचार किया जा रहा है ग्राम पंचायत सरपंच सचिव के द्वारा। उस संबंध में हम लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं और जनपद सीओ से और एसडीएम मैडम को भी दिए हैं। तो अभी जो भ्रष्टाचार चल रहा है हमारे गोबरा में, उस संबंध में हम लोग आवेदन देने आए हैं यहाँ पे। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है रायबरेली से। बड़ी खबर आपको बता दें, दिन दहाड़े असलहे के दम पर छात्रा का अपहरण किया गया है। रायबरेली से खबर, ई रिक्शा से कक्षा 10 की छात्रा का अपहरण किया गया। असलहे के दम पर कार सवार बदमाशों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। घटना के बाद पुलिस में हड़कंप। फिलहाल आपको बता दें कि ये 10वीं की छात्रा बताई जा रही है। पुलिस ने कार सवार 2 बदमाशों को पकड़ा भी है। तो फिलहाल 2 बदमाशों की गिरफ्तारी और लड़की को सुरक्षित सकुशल बरामद कर लिया गया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर कार सवार बदमाशों ने असलहे के दम पर अपहरण करने की कोशिश की। तो फिलहाल लड़की को बरामद कर लिया गया है। मनीष अवस्थी इस खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, क्या जानकारी इस संबंध में? जी बिल्कुल, सॉरी बात करें तो ये पूरा मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र का तब्बाला गांव पड़ता है, जहां पर एक कस्तूरबा विद्यालय बना हुआ है। वहां की एक छात्रा थी कक्षा 10 की, जिसका पेपर बोर्ड पेपर था और उसका सेंटर जनपद इंटर कॉलेज हरचंदपुर गया हुआ था। तो वहीं की जो वार्डन है, वहां पे एक ई रिक्शा लगा हुआ है। ई रिक्शा से वो पेपर दिलाने के लिए ई रिक्शा चालक ले गया और उसके बाद जब वापस आया, लौट कर आ रहा था ई रिक्शा, और जैसे ही कस्तूरबा विद्यालय के पहले ही जब रिक्शा पहुंचा तो वहां पर कार सवार 4 बदमाश थे जो नकाब पोस्ट थे, जो उन्होंने अपने चेहरे पर गमछे से मुंह बांध रखा था और वहीं पर ओवरटेक करके गाड़ी रोकी और लड़की को ई रिक्शा से उतारा और अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बैठा लिया। अगर बात करें तो ई रिक्शा चालक ने जब विरोध किया तो एफएलआर निकाला और उससे तान दिया कि तुम्हें गोली मार दूंगा। तो इस तरह से लेकर वो तुरंत फरार हो गया। जो कार थी वो जैसे ही वार्डन को पता चला, वार्डन ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। नाकाबंदी, पुलिस ने चारों तरफ से नाकाबंदी की और चारों बदमाशों को जो है कुंदनगंज के पास से गिरफ्तार कर लिया है। फिर आज लड़की सकुशल बरामद कर लिया गया है और कार सवारों के पास से एक असला भी पुलिस ने बरामद किया है। जी सोनी। बिल्कुल मनीष, इन चारों ही बदमाशों से क्या पूछताछ की गई या क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया? किस तरीके से? बिल्कुल, बात करें तो जिस तरह से चारों ने इस लड़की का अपहरण किया था, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो अभी तक क्योंकि आरोपियों से बात नहीं हो पाई है। अगर सूत्रों की माने तो जिस तरह से जो लड़की थी उसका पहले से उन लड़कों से अफेयर चल रहा था और प्यार में धोखा खाए उन बदमाशों ने ही घटना को अंजाम दिया और उसके बाद अपहरण करके ले ही जा रहे थे। तब तक जो है रास्ते में घेराबंदी पुलिस ने की और आनंद फानंद को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो यहाँ पर जो त्वरित कार्रवाई और एक्शन पुलिस महकमे का देखने को मिला कि इन चारों ही बदमाशों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ जारी है और लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। राज्य में कुंभ पुनः अपने वैभव और गौरव के साथ मनाया जाएगा। वहीं विधानसभा में राज्य माघिया पुण्य मेले का नाम बदलने के लिए शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और संशोधन विधेयक पेश किया गया है, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष में तीखी बहसबाजी भी हुई और इसके बाद बहुमत के आधार पर संशोधन विधेयक सदन में पारित हो गया और इसके बाद एक बार फिर राज्य मेला राजम कुंभ कल्प के नाम से जाना जाएगा। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मेले को कुंभ का नाम दिया गया है और ये भी कहा कि वेद पुराणों में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। राजिम का धार्मिक महत्व है और ये लोग अस्थि विसर्जन करते हैं। हम इस विधेयक के माध्यम से प्रदेश के संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, पूरे देशवासियों को, पूरे संत महात्मा शंकराचार्य महामंडलेश्वर साधु संतों को बधाई देता हूं कि उनकी कल्पना फिर से साकार होने जा रही है। तो राजीव कुंभ कल्प के माध्यम से पूरी देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ की पहचान बनी थी, धार्मिक पहचान बनी थी, वो फिर से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजीव कुंभ कल्प मेला संशोधन विधेयक पारित हुआ है। तो
और राजीव कुंभ फिर से पुराने वैभव के साथ में, पुरानी गरिमा के साथ में फिर से प्रारंभ होगा आने वाली 24 फरवरी से। और इसके लिए मैं विधानसभा के सभी सदस्यों को, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को नियमों को शिथिल कर आज उसको पास करवाया है। मैं सदन के सभी सदस्यों को प्रति आभार व्यक्त। बढ़ते आगे, पंजीकृत श्रमिक परिवार के बच्चे अब शिक्षा के लिए केवल सरकारी स्कूलों के भरोसे नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्मदिवस पर उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने पंजीकृत श्रमिक परिवार के बच्चों के लिए उत्कृष्ट निजी शालाओं में निःशुल्क पढ़ाई के लिए योजना शुरू करने की घोषणा की है। और उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने विभागों पर अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान शहीद वीर नारायण सिंह श्रमान्य योजना का विस्तार करते हुए 9 जिलों में 24 केंद्र शुरू किए जाने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने पंजीकृत श्रमिकों के द्वारा बैंक से लिए जाने वाले ऋण पर लगने वाले ब्याज में अनुदान देने के लिए योजना लाने का ऐलान किया है। और यही नहीं, प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने और छत्तीसगढ़ में उद्यम क्रांति योजना शुरू करने की बात कही है। आज वाणिज्य उद्योग एवं श्रम विभाग का अनुदान मांग के विधानसभा में प्रस्ताव रखा और उसका सर्वसम्मति से सभी सदस्यों ने बजट को पास किया, अनुदान मांग को पास किया। उसके लिए मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। और आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के जन्म दिवस के अवसर पर एक नई घोषणाएं हम लोगों ने की है कि जो हमारे श्रमिक पंजीकृत जो श्रमिक हैं उनको प्राइवेट स्कूल पर एडमिशन दिलाने का और उनका जो भी खर्चा आएगी उसको विभाग के द्वारा किया जाएगा। और उसी तरह से हमारे श्रमिक जो बैंक से लोन लेते हैं और उनको जो ब्याज लगने वाले पर अनुदान देने का भी हम लोगों ने घोषणा की है, क्योंकि यह विभाग पूरा श्रमिकों से जुड़ा हुआ विभाग है और श्रमिकों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कैसे काम हो सके, इसके लिए लगातार जब से मुझे माननीय मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग का पदभार दिया है तब से प्रयास में लगा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको श्रम विभाग के माध्यम से जो भी हमारे योजनाएं चल रही उसका लाभ मिल सके। और उसी तरह से वाणिज्य उद्योग विभाग मेरे पास है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हों, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ विभाग है। बढ़ते आगे, चंडीगढ़ से अहम खबर आपको बता दें, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है और पंजाब के सीएम के किसान आंदोलन के मामले में यह बयान दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री मान के बयान पर पलटवार किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री मान का बयान दुर्भाग्यपूर्ण सैनी ने बताया है। मान के इस बयान को और इस प्रकार की घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। साथ ही आंदोलन में पंजाब के बॉर्डर पर जो घटना हुई उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। किसानों के लिए मजबूत कदम उठाना चाहिए था। तो किसानों के साथ जो व्यवहार किया गया उसको लेकर ये बयान। चंडीगढ़ से अहम खबर, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सिंह का ये बयान सामने आया है। पंजाब के सीएम के किसान आंदोलन के मामले में ये बयान दिया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। रुक करते हैं खबरों का। चंडीगढ़ से अहम खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता जवाहर यादव का बड़ा बयान सामने आया है और मान ने कहा था वो हरियाणा के दुश्मन नहीं है। जवाहर का ये बयान, हम भी मानते हैं कि पंजाब हरियाणा का दुश्मन नहीं है। हमारे हक का SYL का पानी हरियाणा को दे, ये मांग की है अपने बयान के जरिए।
चंडीगढ़ से अहम खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता जवाहर यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। SYL का पानी देने की मांग और इसे अपना हक बताया है। और साथ ही पंजाब और हरियाणा दुश्मन नहीं है, इस बात का भी जिक्र किया बीजेपी नेता जवाहर यादव का ये बड़ा बयान। चंडीगढ़ से अहम खबर सामने आ रही है और अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि मान ने कहा था कि वो हरियाणा के दुश्मन नहीं हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक है आज और सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में ये बैठक हो सकती है। तो कई अहम बड़े फैसले इस बैठक के दौरान लिए जा सकते हैं। बैठक में आगामी बजट सत्र पर भी चर्चा की जाएगी और कल अहम बजट पेश होगा। इसको लेकर मंत्रिमंडल की ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। 26 और 27 फरवरी तक बजट तय होगा। 4 मार्च को बजट सत्र शुरू करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। कैबिनेट की सहमति के बाद मोहर लगेगी। सत्ताईस और 26 फरवरी तक ये बजट तय होगा और 4 मार्च को बजट सत्र शुरू करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। सूरतगढ़ में स्वीकृत नई वॉशिंग लाइन कोच मेंटेनेंस डिपो की कार्रवाई में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले सूरतगढ़ भारतीय रेल के अधिकारीगण कर्मचारीगण का रेल विकास संघर्ष समिति द्वारा माला पहनाकर शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया और रेल योग विकास के प्रारंभ में इनका सहयोग सराहनीय है। साथ ही समिति के अध्यक्ष अमिता कड़वासरा, संयोजक मास्टर राम प्रताप खोरवाल और गुरुद्वारा सिंह सभा के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, भारत विकास परिषद के अंकुश लड़ाइया इंजीनियर रमेश माथुर और भारत सिंह, राजस्व के पूर्व अध्यक्ष और स्वामी व अन्य लोग सम्मानित किए गए। खबर हनुमानगढ़ जिले के गांव भगवान से है और जहां भव्य कलश यात्रा के साथ दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। गांव भगवान में श्री नखत बन्ना ब्राह्मणी माता धाम पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन और कथावाचक गुरु माँ दुर्गा ढुंगेल से एक अंतर्राष्ट्रीय धर्मगुरु श्री सुमेर गिरी महाराज के मुखार विंद से ये कथा सुनाई गई। श्रीमद् भगवत कथा के पहले दिन विशेष पूजा अर्चना भी की गई और भागवत कथा प्रारंभ की गई। पहले दिन का भंडारा भामा स्वाहा समाजसेवी लक्ष्मी नारायण गोदारा की तरफ से लगाया जा रहा है और संतों का नगर प्रवेश 28 फरवरी को होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर रायबरेली से सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है, जहां थाने के अंदर एक युवक की पिटाई की गई है। पुलिस कस्टडी में इंस्पेक्टर ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। लखीमपुर खीरी से अहम खबर, पैसे का इंतजाम न कर पाने पर युवक की पिटाई की गई। थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई है। तो पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। थाने में लगे सीसीटीवी में ये पूरा घटनाक्रम कैद हुआ, जिस तरीके से पिटाई की गई इस युवक की। और पिटाई का वीडियो अब सामने आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, लखीमपुर थाने के अंदर की ये तस्वीर है, जहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है और इस शख्स की इंस्पेक्टर कैसे पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, क्योंकि पूरा वाकया जो है वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। और दरअसल पिटाई करने की जो वजह सामने आई है कि पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया था ये शख्स, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर साहब ने जमकर इस युवक की पिटाई कर दी।
विनीत कुमार ऐसी खबर पर संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनीता, जो वजह निकलकर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। आखिर क्या मामला था जिसकी वजह से पैसे की डिमांड की गई थी और पैसे का इंतजाम ना कर पाने की वजह से युवक की पिटाई कर दी गई? कि ये जो युवक है जिसको पीटा जा रहा है, ये एक जमीनी मामले को लेकर के जो है अपनी फरियाद लेकर आया था और पुलिस ने इसे बिठा लिया। इससे कुछ पैसे की डिमांड की गई। पैसे का जब समय वो तो कर्मी है जो वहाँ के थाना इंचार्ज है अवधराज सिंह सेंगर, इन्होंने इसको बिठा लिया और विजुअल में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है युवक की पिटाई की जा रही है। बिल्कुल, वीडियो में ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल जमीनी विवाद का ये मसला और जमीनी विवाद के चलते जो लेन देन का मामला सामने आ रहा है और इसी को लेकर पैसे की डिमांड की गई थी और पैसा जब नहीं दे पाया ये युवक तो इसकी पिटाई कर दी गई। इसी बीच बहराइच से खबर सामने आ रही है। बहराइच से आपको खबर बता दें, हैवानियत की हदें पार की गई। 6 वर्षीय मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। शर्मसार कर देने वाली ये घटना सामने आ रही है। हत्या कर बच्ची के शव को गन्ने के खेत में फेंका गया। घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इस घटना से इलाके में हड़कंप है। हत्या कर बच्ची का शव गन्ने के खेत में फेंका गया है। 6 साल की मासूम को हैवानियत का शिकार बनाया गया। फराज अंसारी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता। फराज, क्या अपडेट इस मामले में? बहराइच के थाना कैसरगंज इलाके में 24 घंटे से एक 6 वर्षीय बालिका जो है गायब हुई थी और परिजन खोज के परिजनों का बुरा हाल था। कल रात लगभग 9:30 बजे गन्ने के खेत में उसका शव मिला है। आसपास के लोगों का कहना है कि इस बालिका के साथ दुष्कर्म करके इसको हत्या की गई है। प्रशासनिक स्तर पर इस मामले की छानबीन जारी है। क्या किसी पर को शक के आधार पर पूछताछ की जा रही है? क्या जानकारी? जी बिल्कुल, शक के आधार पे इस गाँव ही के एक लोगों को जो है पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया है और उससे पूछताछ जारी है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी गई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।